गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नीरज उप्रेती स्वागत करता हूं आप सब लोगों का फोरम फॉर उत्तराखंडी प्रोफेशनल्स पर। फोरम फॉर उत्तराखंडी प्रोफेशनल्स ने नो योर मेंबर नाम से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ताकि इस ग्रुप के मेंबर एक दूसरे को जान सकें। आज नो योर मेंबर में हमारे बीच विनीत सुंदरियाल जी हैं। आप पेशे से एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं। आप सुंदरियाल चौधरी एंड एसोसिएट्स के मैनेजिंग पार्टनर हैं। आपको टैक्सेशन, इन्वेस्टर मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपने विभिन्न मंचों पर, चाहे वो ICAI का हो, ICSI का हो या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशंस का हो, अपने ज्ञान को साझा किया है। तो बिना किसी देरी के मैं स्वागत करना चाहूंगा CA विनीत सुंदरियाल जी का। विनीत सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सभी उत्तराखंडी प्रोफेशनल ग्रुप के मेंबर्स को और सभी दर्शकों को जो हमारा ये आज नो ईयर मेंबर सीरीज का एपिसोड देख रहे हैं। विनीत सर, क्योंकि फोरम फॉर उत्तराखंडी प्रोफेशन का उद्देश्य उत्तराखंड के प्रोफेशनल लोगों को एकजुट करके एक साथ आगे बढ़ने का है, इसलिए मेरा पहला सवाल उत्तराखंड की वादियों से ही है। मेरा पहला सवाल है कि आपका नेटिव प्लेस कहाँ पर है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मेरा नेटिव प्लेस कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में मैदावन रेंज पड़ती है, उसके अंतर्गत मेरा गांव आता है जिसका नाम है ग्राम पांड। तो हमारे अगर आपने गांव जाना हो तो आपको लास्ट जो अपना व्हीकल छोड़ना पड़ता है वो आपको मैदावन रेंज की जो फॉरेस्ट की चौकी है वहाँ पे आपको अपना व्हीकल छोड़ना पड़ता है। उसके बाद आप 1 से 2 से 3 किलोमीटर का आई थिंक जंगल रोड का ट्रैक है फॉरेस्ट का, और उसके बाद आप पहुँचते हैं जहाँ पे कि गांव के खेत हैं नीचे, और वहां से तकरीबन आपको 4 से 5 किलोमीटर का पहाड़ी ट्रैक है जो कि हम सब जानते हैं, और उसमें पूरा वो कॉर्बेट का एरिया आ जाता है। तो आपको जब आप अपना गाड़ी छोड़ के आगे बढ़ेंगे उसके बाद से आप समझें कि आपको कोई व्यक्ति का दिखना ही एक आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर आपको कोई उस ट्रैक पे आदमी मिल जाए या गांव के रास्ते पे आदमी मिल जाए। तो मेरा गांव उस प्रकृति के बीच में बसा हुआ है। तो जब भी वहाँ जाते हैं बहुत रिजुमिनेट फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है जितना प्रकृति के साथ मेरा गांव की वजह से मेरा जुड़ाव है, अगर मैं वहाँ से नहीं होता तो शायद मैं प्रकृति को या मौसम को, वादियों को, पहाड़ों को उतना अच्छा नहीं समझ पाता या उतना अच्छा मैं महसूस नहीं कर पाता जितना मैं अपने गांव के जुड़ाव की वजह से महसूस कर पाता हूँ। तो मेरा अपना गांव वहाँ। जी जी जी। हालांकि सुनने में बहुत ही रोमांचक लगती है ये सारी चीजें, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं कई सारी समस्याएं भी होती हैं इन सब चीजों को लेकर। खैर, आपकी सर प्राथमिक शिक्षा आपकी अपने गांव से ही हुई या आप किसी नहीं और सर, प्लेस से आपने सारी मैं अपनी प्राथमिक शिक्षा? एक्चुअली जो है मैं सेकंड जनरेशन हूँ दिल्ली में। मेरे जो दादाजी थे ही वाज अ यू नो सोल्जर इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड ग्रेट। वॉर में मेरे दादाजी सोल्जर थे, एंड जब वो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तो एंड जिस समय इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त 1947 को, ही वाज अ सर्विंग सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। देन ही केम टू इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में उन्होंने सर्विस दी, एंड वहां से रिटायरमेंट के बाद उनको एक सेकंड गवर्नमेंट एक ऑनररी पोजीशन दी गई पोस्ट ऑफिस के अंदर दिल्ली ग्रेट। में। क्योंकि आप एक वेटरन ऑफिसर थे इंडियन आर्मी के, तो उनको उन्होंने फिर कुछ समय दिल्ली में पोस्ट ऑफिस में जॉब किया दादाजी ने। एंड फिर मेरे पिताजी जो हैं वो पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए थे। तो पिताजी ने दिल्ली से प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि उस समय इतना एजुकेशन का प्रचार प्रसार नहीं था, और जैसा आपको पता है हम जो उत्तराखंड से आते हैं हम कोई बहुत रिच बैकग्राउंड के तो होते नहीं कि बहुत हायर स्टडीज के लिए उस समय जा सके, क्योंकि उस समय क्या था कि फर्स्ट जनरेशन जॉब जो थी वो मेरे दादाजी ने स्टार्ट करी थी। उससे पहले जी एग्रीकल्चर जो हमारा पुराना सिस्टम था वो सब फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी।
तो वहाँ से पिताजी ने बहुत ही कम उम्र में जो है वो अपनी नौकरी और व्यवसाय को स्टार्ट किया था दिल्ली में। तो उसके बाद मेरा जन्म यही दिल्ली का है। दिल्ली उत्तम नगर में मेरा जन्म हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा जो है, जैसा एक ट्रेंड था उस समय कि अप टू फोर्थ फिफ्थ क्लास के आप जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं अपने बच्चे को, ताकि एक बेस उसका तैयार हो जाए। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट, अब तो सब वो इवॉल्व ही होती हैं बातें, बट जो मेरी एज के हैं लोग वो समझ सकते हैं कि शुरुआत में जिस फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो वो किसी तरीके से ये मैनेज करते थे कि बच्चे को एक प्राइमरी एजुकेशन अच्छे स्कूल में दिलवाएं ताकि उसका एक बेस बन जाए, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट में उसको शिफ्ट कर दें। तो अप टू फिफ्थ में एक लोकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, उत्तम नगर के ही। और सिक्स क्लास ऑनवर्ड्स मैंने जो है बी ब्लॉक विकासपुरी में स्कूल होता था गवर्नमेंट, उसमें मेरा दाखिला हुआ। तो जब आज मैं उस स्कूल की तरफ देखता हूँ, तो आज तो स्कूल खैर दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता, बट जब हमने वो स्कूल ज्वाइन किया था और आज जब मैं सोचता हूँ, तो उस वो स्कूल सिर्फ 10th क्लास तक होता था जब मैंने उसे ज्वाइन किया था। तो 6 to 10 का प्रोग्राम उस स्कूल से था, बट वो एक्सटेंड होकर 12th हुआ। बट इनिशियल 3 इयर्स हमने जो पढ़ाई करी, वो जो है टेंट के अंदर, जो पुराने लोग हैं वो समझ सकते हैं कि कितना एक स्कूल होते थे कि जो टेंट में पढ़ाई होती थी, जहाँ तंबुओं के अंदर। और वो तंबू में हमने अपने घर से एक मतलब दिल्ली में रहने के बावजूद भी हम घर से एक अपनी एक टाट पट्टी डाल के बैग में डाल के उसको ले जाते थे स्कूल में, कि अपने बैठने के लिए पैंट खराब ना हो। तो हम उसको मैदान में, क्योंकि तंबू एक खाली स्कूल का मैदान होता था। एंड क्लासेस जो थी वो 9th 10th के लिए हायर स्टैंडर्ड के लिए क्लासेस थी। जूनियर स्टैंडर्ड्स जो है वो सब तंबू में पढ़ाई होती थी उनकी। तो तंबू के अंदर हम अपना टेंट, अपना टाट पट्टी लगा के बैठते थे, जो क्लास होती थी करते थे और फिर आ जाते थे। तो इस तरीके से हमने अपनी 12th तक की एजुकेशन बी ब्लॉक विकासपुरी गवर्नमेंट स्कूल है उससे प्राप्त करी। तो मतलब सर काफी संघर्षपूर्ण रहा आपका अ, स्टार्टिंग से। मैं तो संघर्षपूर्ण नहीं कहूँगा, क्योंकि संघर्ष तो बाद में जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे से अपना, तब मेरे को लगता है कि हम ज़्यादा कहते हैं कि मैंने संघर्ष किया। बट उस उम्र में कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, 7th स्टैंडर्ड में था, तो कभी हमने इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया कि हम कैसे पढ़ रहे हैं या कैसे हालातों में है। क्योंकि उस समय के अनुसार से तो मैंने को फैमिली की तरफ से जो प्यार प्रेम मिला, और माता जी जैसे मेरे को लंच बॉक्स पैक करके देती थी और बैग लेके मैं अपना निकल जाता था स्कूल के लिए। तो जो जिंदगी थी वो थी, खुश थे उस जिंदगी में। तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यार बगल में, क्योंकि बिल्कुल बगल में एक न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल नाम का पब्लिक स्कूल था, बहुत वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हमने कभी कंपैरिजन, मतलब तो कभी कंपैरिजन नहीं किया अपना उस स्कूल के स्टूडेंट के साथ, या उसका स्टूडेंट कैसा है, हम कैसे हैं। तो जब अगर कंपैरिजन कभी नहीं किया, तो मेरे को वो कभी संघर्ष महसूस नहीं हुआ। आज देखता हूँ जब पीछे मुड़ के कि यार किस स्कूल से मैं आया हूँ और कैसा मेरा बैकग्राउंड है स्कूल का, स्पेशली स्कूलिंग का, तो रोमांचक लगता है संघर्षपूर्ण के बदले। कि क्या दिन थे वो, कि मतलब हमें परवाह नहीं होती थी धूल मिट्टी की, हमें परवाह नहीं होती थी धूप की, हमें परवाह नहीं होती थी बारिश की। और बस अपना जाना है स्कूल, एक रूटीन था, स्कूल जाना है, जो टीचर ने पढ़ाना है वो पढ़ा, और उसके बाद अपने घर आए। डजेंट मैटर धूप है, जून जुलाई का महीना है, लू चल रही है, बारिश हो रही है। तो वो मेरे ख्याल से एक एटीट्यूड बिल्डिंग भी था हमारे लिए। बिल्कुल। हम मतलब हमारे जो उस साथ के बच्चे थे, स्पेशली मैं अपने बनूंगा, तो मेरे लिए तो एक एटीट्यूड बिल्डिंग का काम किया उस चीज़ में, कि मैं जब वो झेल सह सकता हूँ और उससे कभी बॉदर नहीं हुआ, तो बहुत सी चीज़ें मैं सह सकता हूँ भाई। तो सर अभी 8 सालों का अनुभव और आप आज जिस सफलता के मुकाम 8 पर नहीं, हैं। टोटल मेरे को 10 साल से ज़्यादा पोस्ट क्वालिफिकेशन हो गया। 2011 का मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके। उससे पहले मैंने 5 साल ट्रेनिंग करी, तो ट्रेनिंग को तो हम गिनते नहीं, पर 2011 आई हैव क्वालिफाइड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और
तो सर लगभग मतलब 10 सालों का अनुभव हो और आप आज जिस सफलता के मुकाम पर हैं, हालांकि देखा जाए तो आज देखने में चीजें बहुत ही सरल और आसान लगती हैं, लेकिन जब शुरुआत आपने की होगी इतनी चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। तो जो आपका स्टार्टिंग था प्रोफेशनल लाइफ का और उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, उसके बारे में कुछ बताइए सर। अब प्रोफेशनल लाइफ से पहले मैं थोड़ा सा आपको ना, जब ये 12th क्लियर किया और सीए में कैसे आना हुआ, उसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। जी। मेरे बड़े भाई साहब हैं नितिन सुंदरियाल जी। हम्म। आज ईश्वर की कृपा और अपनी मेहनत की वजह से गुड़गांव में एमएनसी है एक्सेल कैटलिन, उसमें मैनेजर हैं ट्रेजरी के, ग्रेट। और एक सफल व्यक्ति हैं अपने प्रोफेशनल करियर में। जी। तो वो एक समय था जब मैंने 12th क्लियर किया था, तो फिनेंशियली हमारे पिताजी का जो काम था वो ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर था। तो पैसे नहीं थे उस पीरियड के दौरान, फिनेंशियल बैकिंग नहीं थी। और हमारे भाई साहब ने एक सीए फर्म ज्वाइन की थी, किसी ने कहा, क्योंकि जैसा कि होता है कि हम अपने आसपास से जानकारी लेते हैं, तो ऐसे ही हमारे आसपास कुछ ऐसे सीनियर थे रिश्तेदारी में और जानकारी में, कि जो सीए के यहाँ काम सीख के और अकाउंटेंट की जॉब कर रहे थे। हम्म। तो ये मैं बात बता रहा हूँ समवेयर अराउंड 2004-5 की, ओके। 2005 के आसपास, 4-5। तो 4-5 में मोबाइल फोन बहुत नई चीज होती थी, बिल्कुल। मतलब नए नए मोबाइल फोन आए थे, और जी। मोटरसाइकिल 2004-5 से मोटरसाइकिल ने पिक करना स्टार्ट किया था, और स्कूटर का डाउनफॉल था। बिल्कुल। स्कूटर उस समय चलते थे एलएमएल के, बजाज का डाउनफॉल था। और हम्म। बजाज की पल्सर समवेयर अराउंड 2003-4-4-5 के 4-5 में बजाज की हम्म। पल्सर आई थी। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ एक, अब 12th का बच्चा होने के नाते, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल, दैट वाज अ सक्सेस डेफिनेशन फॉर मी। कि अगर किसी के पास मोबाइल फोन है और किसी के बिल्कुल। पास एक मोटरसाइकिल है, हम्म। तो वो सक्सेसफुल आदमी है। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही एक सक्सेसफुल आदमियों से मेरे भाई साहब ने, उससे भी 2-3 साल पहले, मतलब ये तो मैं अपने बारे में, उन्होंने सलाह ली कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि बिकॉज यू डू नॉट हैव मनी टू गो फॉर एमबीए। उस समय एमबीए का बड़ा नाम होता था। अब तो खाली एमबीए में जो आईआईएम्स हैं या जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका तो ठीक है, बाकी सब एमबीए तो अब हमें कुछ ऐसा लगता नहीं कि कोई मच वैल्यू है मार्केट में। और उस समय एमबीए का बहुत ज़्यादा जोर होता था। तो हमारे को भाई साहब को किसी ने कहा कि आप ऐसा करें, सीए के पास जाएं, 2 से 3 साल काम सीखें, और 2 से 3 साल काम सीखने के बाद आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, और ईएसआईपीएफ वाली कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी। तो ईएसआईपीएफ भी होगा, मेडिकल भी होगा, और देखो मेरे को 10,000 रुपये मिलते हैं। तो 10,000 रुपये वॉज अ हैंडसम अमाउंट एट दैट टाइम। और तो ऐसा बिल्कुल। लगा कि भाई साहब ने कहा कि ठीक है, कि भाई मैं ये करियर पाथ उन्होंने अपने लिए चुना। तो वो उस समय सीए के पास ट्रेनिंग कर रहे थे, मेरे से 2-3 साल, 2-2.5 साल बड़े हैं भाई साहब। तो उस समय भाई साहब वहाँ सीख रहे थे। तो मैंने 12th क्लियर किया। तो मैंने कहा चलो मैंने क्या करना है, तो द सेम पाथ, कि मैं भी किसी सीए के फर्म में जाता हूँ और ज्वाइन करता हूँ। तो पता नहीं मेरे भाई साहब के दिमाग में क्या आया, तो उन्होंने कहा यार तू ज्वाइन मत कर, तू सीए कर ले। बड़ी इज्जत की जॉब, बड़ा इज्जत का प्रोफेशन है, और मतलब पैसे भी अच्छे हैं बिल्कुल। और इज्जत भी बहुत मिलती है, तो तू सीए कर ले। तो मैं एक सरकारी स्कूल का स्टूडेंट, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं अपने नंबर्स कोट करता हूँ तो आई गॉट ओनली 55% मार्क्स इन 10th एंड 60% मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। तो एजुकेशन भी ऐसा नहीं कि मेरा कोई बहुत स्ट्रांग मेरा कभी हाथ रहा हो पढ़ाई में, but the only thing is I had first time secured above 90 in accountancy in 12th. ग्रेट। That was the only one subject in my life जिसमें मैंने कभी 90 plus score किया। And the day when I saw my mark sheet of class 12, तो मैंने I straight rightly rejected के 90 नंबर मेरे नहीं है। जब तक फाइनल सीबीएसई ने प्रिंट करके नहीं दिया, मेरे को हमेशा डाउट था कि 90 नंबर, 90 मेरे नंबर हो ही नहीं सकते। दीज आर नॉट माई मार्क्स। बाकी सब्जेक्ट में ठीक है, आपको दिखेंगे 45 हैं, 50 हैं, 55 हैं और 60 हैं, इस तरीके से। तो एजुकेशन कोई मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट कभी नहीं था पहले।
जी, पहले लेकिन से सर बहुत कुछ बदला उसके बाद। लेकिन सर एक चीज है, जिसमें आपके 90 आए, आप आज उसी लाइन में 100% है। हाँ सर, वो बस वो 90 ने ये कॉन्फिडेंस दिया हाँ जी, कि हम कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, जी, तो भाई साहब ने बोला कि आप ऐसा करो, सीए कर लो। हाँ जी, तो फिर घर में जैसे होता है, हम क्योंकि बिकॉल जो ज़्यादातर मेरे ख्याल से हमारे लिसनर व्यूअर्स हैं वो भी सब उत्तराखंड के ही हैं, तो हम उसी समाज से बात करेंगे। तो हमें गढ़वाली समाज में क्या होता है कि घर में शाम को बात होती है। वी आर नॉट लाइक समथिंग कि मैं अपना कोई डिसीजन अलग ले रहा हूँ लाइफ में, ऐसा। तो घर पे सबने बात की कि क्या करें क्या करें, तो कहा जी सीए कर लेते हैं। कहा सीए कर लेते हैं, तो कहा पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि पिताजी और का उस समय काम सब बंद था और इतनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थी कि हम कुछ कोई बहुत कुछ अफोर्ड कर पाए कोचिंग के मामले में या कुछ। तो मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे को 2 साल हो गए हैं, मैं कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लूंगा और मैं कर दूंगा, इसका चिंता नहीं करो तुम। तो मेरे भाई साहब ने मेरे को बोला कि पुश किया कि तू जा पढ़। बिल्कुल। तो मैंने एडमिशन ले लिया सीए में जाके एडमिशन लिया। तो जो सो कॉल्ड हमारे सक्सेसफुल अकाउंटेंट्स होते थे, उनका घर आना हुआ, लोगों का जैसे मिलना हुआ, 2 4 6 महीने का। जो पहले क्या होता था जब मैंने लिया था एडमिशन, कि भैया आपने एडमिशन लेना है एंड एटलीस्ट 9 मंथ टाइम यू नीड टू गिव बिफोर योर फर्स्ट अपीयरेंस फॉर एन एग्जाम। PE1 कहते थे उस समय। तो 9 महीने का जी, आपको टाइम पीरियड देना पड़ता था। जी, और क्योंकि डिसीजन पहले से था नहीं, तो इमीडिएटली 12th के बाद भरा नहीं, थोड़ा समय ले लिया उसको भरने में। तो वो जो 6 महीने 8 महीने थे वो खराब होके वो स्ट्रेच होके पीरियड 1 सवा साल का पीरियड बन गया, क्योंकि डिसीजन था नहीं कि भाई कुछ करना है क्या करना है। तो फिर उसमें तो वो सो कॉल्ड जो हमारे घर सारे आए अकाउंटेंट, और उस दौरान हम जिन जिन से मिले सबने कहा यार क्या सीए में एडमिशन ले लिया, ऐसे सीए होती तो फिर क्या बात थी, कितने नंबर थे, एवरीबडी आज कितने नंबर थे। मैंने कहा यार 60%। कहाँ सीए होती है 60% वाले से यार, तुम अपना समय खराब कर रहे हो। तुम ऐसा करो कि तुम सीए फॉर्म ज्वाइन कर लो कोई, हाँ, हाँ, और अकाउंटेंट बन जाओ। मेरे माइंड और मेरे साथ कुछ ऐसे 12th में जब मैं कोचिंग कर रहा था, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से थे, और बहुत अच्छे बड़े दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स थे, A1 कैटेगरी के प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे। तो वो भी मिले इस 12th के बाद, कभी मिलना जुलना हुआ उनसे, तो कहते क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं सीए कर रहा हूँ। कह रहे यार तेरे को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, क्यों ऐसा कोर्स ले रहा है जो तेरे से होगा नहीं, हाँ, और रातों रात पढ़ना पड़ेगा, तेरी बस की है नहीं। हाँ, मतलब बिकॉज वो तो अच्छे स्कूल से पढ़े हुए थे, सब कुछ थे, तो उनको बिल्कुल। अपने मार्क्स और हमारे मार्क्स में कंपैरिजन हमेशा दिखता था। हम्म, हम्म, बट एक चीज हमेशा माइंड में उस समय आती थी कि यार ऐसा क्या है जो अगर हम करेंगे तो होगा नहीं। ये जी, 90 भी बिल्कुल, तो आए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो 90 नंबर थे, उन्होंने इतनी पावर दी कि ये 90 भी तो आए ना, जी। क्योंकि एक सब्जेक्ट पसंद था हम्म, अकाउंटिंग, और वो हम्म, करा। तो मैं जिन टीचर से मैं पढ़ता था 12th में अकाउंट्स में, उनके पास गया। हम्म, वो समय सीए फाइनल में थे, हम्म, और अनफॉर्चुनेटली वो आज भी सीए फाइनल में ही है। ओहो, तो उनके पास गया, तो मैंने कहा सर मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा देख, अकाउंट्स इज द ओनली सब्जेक्ट, बट इफ यू थिंक द काइंड ऑफ अकाउंट्स यू आर फेस्ड इन 11 एंड 12 द सेम काइंड ऑफ अकाउंटेंसी यू विल फेस इन सीए, तो हम्म, मत करो। हम्म, बट इफ सर्टेनली यू लाइक द कॉमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग हम्म, एंड यू लाइक द बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट है, एंड यू लाइक दिस कमर्शियल एस्पेक्ट, देन यू कैन सर्टेनली गो फॉर इट। एंड जब फॉर्म भर ही दिया है तो छोड़ के फायदा क्या है। बिल्कुल। तो हमने फिर पढ़ाई शुरू की। तो करते करते क्या हुआ कि पहला अटेम्प्ट दिया, तो क्योंकि 12th तक इकोनॉमिक्स जो है हमने हिंदी में पढ़ी थी, हम्म, सब्जेक्ट सारे हिंदी में पढ़े थे। तो जब पहली बार इकोनॉमिक्स इंग्लिश में आई सामने, तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम वर्ड क्या है यही समझ नहीं आया। हम्म, तो इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी थी, वही हमको, क्योंकि हम तो समष्टि और व्यष्टि वाले विद्यार्थी थे, हमें माइक्रो और मैक्रो का फर्क नहीं पता लगा। बिल्कुल। तो मैंने अपना P1 का पहला अटेम्प्ट लूज कर दिया, और वो अपनी गलती से लूज किया मैंने, क्योंकि मेरा पहला पेपर अकाउंटिंग का खराब गया। तो मैंने कहा यार ये पास तो होंगे नहीं। हम्म, जबकि मेरे भाई साहब ने फिर बोला कि नहीं तेरे 40 आ जाएंगे, यू जस्ट फोकस ऑन मेकिंग योर 50 समहाउ।
तो मैंने कहा नहीं, मेरा 40 ही नहीं आएंगे। एंड तो मेरा पहला अटेम्प्ट जो मेरा CAPE1 का था, आई फेल्ड। बट जब मैंने मार्कशीट देखी, देन आई डिसअपॉइंटेड मोर बिकॉज मेरे अकाउंट्स में 44 आ गए थे। आई फेल्ड बिकॉज आई गेव अप ऑन रेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, नॉट बिकॉज आई फेल्ड इन अकाउंट। तो उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि यार ये तो मतलब जो चीजें हम सोचते हैं कि गिव अप अगर हमने कर दिया जी, तो वो तो खत्म है। बिल्कुल। तो उस दिन से अब फिर गिव अप करने की एक आदत छोड़ दी बिल्कुल, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका था कि भाई गिव अप करने से अपने को नुकसान हुआ। तो गिव अप नहीं किया उस दिन के बाद। देन आई पास माय फर्स्ट इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ग्रेट। देन आई नेवर फेल्ड इन CA। तो जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं या जितने भी लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि 12th में अगर हमारे 80% 90% नहीं आए तो हम CA में नहीं जा सकते, बहुत टफ है, आप उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं, ताकि उन्हें भी ये लग सके कि 12th के मार्क्स मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है कि आपके अंदर पेशेंस और मेहनत कितनी है। आपने सर मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, अगर किताब उठाने की बात बोलें तो किताब ही हमने बाद में उठाई। 12th तक तो हम कभी मानते ही नहीं कि हमने कभी पढ़ाई करी। ठीक है, तो समटाइम आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है और आप क्या कर सकते हो। क्योंकि द वे आपका रूटीन बना है या स्टूडेंट की एक लाइफ बनी है, स्टूडेंट का एक सर्कल है, उसमें स्टूडेंट जीता है। एंड एंड टॉप ऑफ द दैट्स में मैं बता दूं, मतलब आई डोंट नो हाउ मच दिस विल यू फेवर मी और नॉट, बट फॉर दोज जो अगर कोई स्टूडेंट्स भी हैं साथ में, दैट इन 11th स्टैंडर्ड मैं जो हूँ, मैं कंपार्टमेंट आई थी मेरी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इन 11th। एंड आयरॉनिकली मेरी फैमिली में कोई भी 11th में फर्स्ट पार्ट में पास नहीं हुआ था। So it was a family track record that everybody failed in 11th. So they said some kind of stigma is with class 11, standard 11. मेरी भूआ, मेरे पिताजी, भाई साहब, कोई भी in my family never passed standard 11th standard in first attempt. तो उन्होंने कहा इसका तो जाना ही है, because it's something kind of family kind of stigma attached to it. So I purchased mathematics की book post examination to prepare for my compartment exams. ओके। तो वहां से भी एक ऐसा लगा कि यार अगर हम पढ़े, जब मैं पढ़ा, मेरे को जब मैंने बाद में सोचा अपने छोटे से, जब मैं CA कर रहा था जाके वापस, कि जब मैं पढ़ा तो मैंने रिजल्ट ला के दिया, तो इट मीन्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। तो एग्जैक्टली। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू सिट ऑन स्टडीज, आई एम नॉट एबल टू, मतलब मैं अपने आप को बांध के बिठा नहीं पा रहा हूँ। दिस इज समथिंग रॉन्ग विद दिस, नॉट दिस। तो ये तो है, जब आपने जो पूरे साल का कोर्स होता है आपने कभी नहीं पढ़ा, देन यू गॉट कंपार्टमेंट, ना पढ़ा होता तो कंपार्टमेंट क्यों आती। बिल्कुल। उसको आपने 1 महीने में प्रिपेयर किया एंड यू पास, जबकि कंपार्टमेंट का एग्जाम पास करना इज कंसिडर्ड क्वाइट टफ। तो हमने वो पास किया। तो इसी तरीके से फिर CA भी करा। बस अपने आप को ये बस एक वो देखे कि भैया अगर करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो नंबर्स का कुछ नहीं है कि नंबर्स हो या नहीं, आपके अगर कॉमन सेंस, मैं ब्रिलियंस भी नहीं कहता बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रिलियंट पर्सन, मैं तो अपने आप को मानता हूँ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस। इफ यू हैव अ कॉमन सेंस ऑफ डूइंग थिंग, तो आप अगर किताब लेके बैठते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप पास ना हो CA CS ICW जैसे प्रोफेशनल कोर्स में। ये मेहनत मांगते हैं, बट कॉमन सेंस के साथ अगर आप मेहनत देते हैं तो आप सर्टेनली सक्सेसफुल होंगे। जी। एंड सर आई गेस कि आपने CA के साथ साथ और भी प्रोफेशनल स्टडीज करी हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, जरा वो भी एक CA बार बता के दें। साथ में मैंने जैसे जब CA करा, CA के बाद मेरा इंटरेस्ट जो था वो अकाउंटिंग में फिर घटता चला गया, जिससे मेरे को यहाँ लाया वो अकाउंटिंग एंड ऑडिट में मेरा इंटरेस्ट घटता चला गया। मेरा इंटरेस्ट जो है ज़्यादा फाइनेंस में और टैक्सेशन में मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जहाँ से मैंने ट्रेनिंग करी, ये भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो ये प्रोफेशनल कोर्सेज करने आ रहे हैं, कि आप कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली वो बहुत बड़ी फर्म नहीं थी, बहुत एक मीडियोकर फर्म थी, छोटी फर्म थी, जनकपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर की। बट आई स्टिल थैंक्स टू माय प्रिंसिपल CA नरेश धमीजा सर। उनके साथ रह के एक चीज़ सिखाई उन्होंने कि किताब उठा लो।
तो वन एवर एनी टैक्स प्रॉब्लम केम और एनीथिंग, तो उनके फ्रेंड सर्कल में एक, जैसे सीए लोगों का अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो कोई भी सीए किताब खरीदता नहीं था, या खरीदता था तो किताब को उठा के प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढता था, तो वो सीधा पूछते थे दे नोस कि नरेश को पता होगा। तो दे यूज्ड टू कॉल माय बॉस, तो दे यूज्ड टू कॉल माय बॉस एंड कि यार क्या है और इसका क्या सोल्यूशन है, एंड अगर उनको पता होता था तो दे ही यूज्ड टू गिव एडवाइस टू हिज फ्रेंड कि भैया ऐसा ऐसा कर लें। इफ समथिंग इज न्यू और समथिंग जो उनको देखा नहीं है या कुछ और है, तो वो हमेशा कहते थे कि भैया जो भी हम जैसे ट्रेनी थे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये अपना रेडी रेकनर उठाओ, ये एक्ट रूल उठाओ, ये अपना किताब खरीदिए कंपनी ला के वो उठाओ और इसका सोल्यूशन दो आप। तो वहां से जो एक हैबिट बिल्ड हुई 4 साल 3 साल 4 साल 5 साल काम से ट्रेनिंग करने, और उसके बाद मैंने पोस्ट क्वालिफिकेशन भी काम किया सर के साथ, कि हमने सॉल्यूशंस के लिए बाहर भागना बहुत कम कर दिया। हम कभी बाहर नहीं भागते थे कि किसी से पूछ लें इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, हम किताबों में उसका हल ढूंढते थे। तो वो भी एक जब सीए करने करने के दौरान वो भी एक एटीट्यूड बिल्डिंग हुई कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी किताबों में उसका सॉल्यूशन ढूंढो, और सॉल्यूशन ढूंढने के बाद जब आप किससे बात करते हो तब पता लगता है कि सामने वाला आपको गलत या सही क्या कह रहा है, क्योंकि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है और उन्होंने किसी सीए या फेलो से आपने पूछा कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के गलत बताएंगे, बट मैक्सिमम केसेस में लॉ अमेंड हो जाता है या सिचुएशन वैसी नहीं होती 100% जैसी उन्होंने अपने क्लाइंट के केस में डील करी होती है। तो आपको फिर जब तक आपने पूरा सेक्शन नहीं पढ़ा या उससे रिलेटेड आपने कंटेंट नहीं पढ़ रखा, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको वो सॉल्यूशन अपने क्लाइंट के लिए अडॉप्ट करना है या नहीं करना। तो वहां से एक हैबिट बिल्ड हुई कि भैया अपनी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, अपने पास किताबें होनी चाहिए, अपनी किताबें पढ़ें, रेगुलर अपडेट रहें। तो उसने पास होने में भी हेल्प करी सीए में, और प्रोफेशन में भी हेल्प करी। तो उसके बाद मैंने पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद एक फाइनेंस का प्रोग्राम हमारे इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया, मास्टर्स इन बिजनेस फाइनेंस करके। तो 1 साल का प्रोग्राम है बेस्ड ऑन एमबीए काइंड ऑफ प्रोग्राम, जिसमें 2 बार का रेजिडेंशियल कैंपस विजिट होता है हैदराबाद, आईसीआई का ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पे, और ऑल द फैकल्टी आर फ्रॉम जस्ट लाइक आईआईएम एंड टॉप फैकल्टी इन दैट प्रोग्राम। तो हमने एक वो मास्टर्स इन बिजनेस प्रोग्राम पास किया 1 साल का, और सर्टिफिकेट आईएफआरएस का जब इंडिया में इंडिया का इमरजेंस हुआ था, तो उस समय हमने आईएफआरएस का भी कुछ कर लिया था, बट अब मेरे को आईएफआरएस का कुछ पता नहीं है, बट आईएफआरएस की भी सर्टिफिकेशन कर ली थी कि भाई आईएफआरएस की सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। और प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल जो एनसीएफएम का होता है मॉड्यूल, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल के लिए कोई स्पेसिफिक पढ़ाई होती नहीं है अलग से। तो एक एनसीएफएम का एक मॉड्यूल होता है, छोटा सा, उसको खास ऐसा मतलब कुछ होता नहीं, बट आपको एक ओवरव्यू प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल का मिल जाता है कि वो मार्केट कैसे चलता है, क्या होता है। और एक्सेल में इंटरेस्ट होने के कारण फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया। एक्सेल में जो फाइनेंशियल मॉडल्स बनते हैं, तो उस एरिया में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वही मैं सीखता हूँ, वही मैं काम करता हूँ जनरली। फिर जब से जीएसटी आया, सर्विस टैक्स की प्रैक्टिस में अपने बॉस के साथ करता था। फिर जब जीएसटी आया तो फिर मॉडल लॉ के साथ ही हम जीएसटी में लग गए। तो आज जो है मेरे कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस जो है वो जीएसटी है, जिसमें हम एडवांस रूलिंग, अपील एंड एवरीथिंग जो है जीएसटी में हम करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन से ही हम बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, लक फॉर्चुनेट इनफ ऊपर वाला भी देता है कि आपको कुछ बड़ी कंपनी से लगा देता है कि आप बड़ी प्रॉब्लम्स को देख सको। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी हमने कुछ कंपनीज को हेल्प किया। तो अब मेजर कोर एरिया हमारा जीएसटी है, और जीएसटी को ही हम अपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, जहाँ भी इंस्टीट्यूट हमको मौका देता है कि हम अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर सके, तो वहाँ जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जहाँ उन्होंने काउंसिल मेंबर्स को जिनकी जान पहचान से ही लोग बुलाते हैं, तो जो उन्होंने बुलाया तो उनका एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन्होंने मोदी नगर में लॉन्च किया था जब नया नया जीएसटी आया था। तो वो उसमें 3-4 क्लासेस ली थी मैंने। तो आखिरी में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन आईसीएसआई की तरफ से किया गया।
और हमारे इंस्टीट्यूट का भी सर्टिफिकेट कोर्स होता है जीएसटी पे, उसमें भी मैं फैकल्टी हूँ। ग्रेट। मैं फैकल्टी वैसा नहीं हूँ जो इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग फैकल्टी है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने एक पैनल भी बनाया था फैकल्टी का। तो उस समय मैं कहीं और था, पढ़ने में बिजी था, तो मेरा उतना ध्यान नहीं था। तो आई एम नॉट इन द लिस्टेड फैकल्टी, बट मैं पढ़ाने जाता हूँ। मतलब मैं नाम गेस्ट वाला गेस्ट फैकल्टी नहीं हूँ फैकल्टी। फिलहाल वहाँ, मैं जाता हूँ पढ़ाने वाला, वो वाला फैकल्टी हूँ। और बाकी तो जैसे अब मेंबर्स हैं उनकी टीम को ट्रेन करना, कई दूसरे मेंबर्स हैं जो कहते हैं हमारे क्लाइंट के लिए ट्रेनिंग करा दीजिए, तो ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और जीएसटी का वही हमारा कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस है। चलिए बढ़िया सर, मतलब सुनकर अच्छा लगा, और एक तरीके से कहा जाए तो ऑलराउंडर एक्टिविटीज आपने करी हैं अभी तक अपनी लाइफ में। हाँ, काम सर अ, सारा किया है, का- क्योंकि छोटे फर्म से काम करने का फायदा ये रहा कि हम्म, हमारे बॉस ने हमको, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं हुआ जो हमने नहीं देखा हम्म, एज अ ट्रेनी। बीट इट इज आरओसी, आप आरओसी बोलें तो आरओसी के बड़े चक्कर काटे हैं, इनकम टैक्स बोलें, टीडीएस बोलें, उस जमाने में सर्विस टैक्स होता था दिल्ली में नेहरू प्लेस में, और इधर अपना दूसरी जगह पे हो गया, या आपका जो आईईसी क्या हंस भवन में दफ्तर है वहाँ पे बोलें। तो सरकारी दफ्तर जो सीए से रिलेटेड थे, ऐसा कोई दफ्तर नहीं था जिसपे एज अ ट्रेनी नहीं गए, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आज एज अ मेंबर चले जाते हैं। हम्म, तो नए जो हैं अगर बच्चे, उनसे यही बोलूँगा कि ट्रेनिंग स्किप ना करें, क्योंकि ट्रेनिंग स्किप करना बहुत इजी लगता है कि मैं पढ़ जाऊंगा तो मैं कुछ हो जाऊंगा, बट बिलीव मी, अगर आपने कुछ करना है लाइफ में अपने लिए, हम्म, तो आप ट्रेनिंग को स्किप ना करें कभी भी, क्योंकि वो आपको एक फाउंडेशन तो देती है, एक आपका पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को भी बिल्ड करती है। हम्म, और आपको टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे जैसे फील्ड में काम करने के लिए जितना कंपटीशन आज के टाइम पे हो गया है, हम्म, आपको घड़ी को साइड में रख के एक वर्कहॉलिक की तरह काम करना पड़ता है, एंड स्टिल यू नीड टू बी हैप्पी एंड आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम, वो माइंडसेट तो वो तभी आएगा जब आप अपनी पढ़ाई के साथ अपनी ट्रेनिंग को बैलेंस करेंगे। अदरवाइज टाइम यू हैव एंटर इनटू प्रोफेशनल लाइफ, हम्म, और आपने वो प्रोफेशन, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे एसडब्ल्यू, जब उसके चैलेंजेस सीधा आपके ऊपर आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है उस समय उस सिचुएशन को फेस करने में। हम्म। सर एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि जो यंगस्टर्स हैं जो कि अभी सीए में, सीएमए में या सीएस फाइनल में है, और कुछ जो अभी न्यूली क्वालिफाई हुए हैं, उनके मन में एक सवाल ये रहता है कि जॉब करनी चाहिए या फिर हम अपनी फर्म एस्टेब्लिश करके हम लोग आगे आए। तो आपके अनुभव के आधार पर आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या उनके लिए बहुत ज़रूरी है? मैं अपने उदाहरण में आपको बता दूं, मैंने जब ये क्वालिफाई की थी, तो भगवान ऊपर वाले का शुक्र कि मेरे को वो मौका मिला, और आई गॉट द सेकंड हाईएस्ट पैकेज ऑफ आईसीएआई इन जयपुर कैंपस। ग्रेट। 2011 में फर्स्ट सबसे बड़ी कंपनी जो जयपुर कैंपस में ऑफर किया था, वो ऑफर किया था कोका कोला ने, समवेयर अराउंड 12-13 के आसपास, एंड द सेकेंड कंपनी वाज जेपी सीमेंट। तो जेपी सीमेंट वाज ऑफरिंग एट दैट टाइम 11-11.5 लाख रुपए, was the second highest package in Jaipur campus. I'm specifically talking not the CA campus. CA campus में तो और भी बहुत हाई गया था, बट जयपुर कैंपस में जो ऑर्गेनाइज हुआ था कंपनी का आना, उसमें जो सेकंड पैकेज था हाईएस्ट, वो हमने लिया। बट जैसा मैंने कहा कि अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपका एक काम करने का तरीका बनता है। आप एक पास आउट होने के बाद सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगती है, आपको अपने आप में एक महसूस करना पड़ता है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। अगर आप ये इस फीलिंग की कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैंने एक मुश्किल पढ़ाई करके अपने लिए डिग्री फेच करी है, तभी आप उस डिग्री की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, तभी आप उस डिग्री के साथ जस्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज आपने आज के टाइम में मार्केट में देखा है, आई जस्ट डोंट वांट टू से इट, बट एनी प्राइस एनीबडी इज आस्किंग, चाहे सीएस में रेट हो, चाहे प्रोफेशनल की, चाहे सीए में हो, उन्होंने प्राइस कटिंग करके सोचते हैं कि हम अपनी फर्म को बढ़ा लेंगे। आदमी कोई किसी काम के 10,000 लेता है तो किसी को लगता है 5,000 लेके मैं बढ़ा लूंगा। तो बेसिकली वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जो डिग्री है उसकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं अपने मन में वो कम कर चुके हैं,
और अब वो अपनी सिर्फ रोजी रोटी और ब्रेड एंड बटर की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री को रिस्पेक्ट करना होगा, और आप चाहते क्या हैं लाइफ में करना। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी तो 99.9% मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रैक्टिस इज नॉट फॉर यू। आपको जाना चाहिए जॉब में, आपका मन प्रैक्टिस का करे भी, बट आपको वो फ्लेवर लेने में इतने साल लग जाएंगे कि आप उससे कभी निकल नहीं पाएंगे प्रॉपरली। पर फिर मैं कह रहा हूँ कि आप चाहते क्या हैं, कि अगर आपको लगता है नहीं मैंने ट्रेनिंग नहीं की बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, पर मेरे को करनी प्रैक्टिस ही है, तो भी मेरे को उसमें मैं जो अपनी तरफ से सलाह दूंगा कि आज का जमाना जनरल प्रैक्टिस का नहीं है। मैं आज के समय में जब 4 साल 5 साल मैंने एक जनरल प्रैक्टिस करी, उससे बहुत अच्छा मैं कर रहा हूँ 2017 के बाद, जब से मैं स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2017, क्योंकि फाइनेंस का काम जो है, जो हम फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करते हैं या बिजनेस एडवाइजरी की बात करते हैं, ये जो CA फर्म्स होती हैं उनके पास बहुत छोटा पोर्शन होता है इस काम का। ये जनरली ये इस काम का बहुत बड़ा पोर्शन कंसल्टिंग कंपनीज के पास होता है, सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स के पास होता है। तो हमारे पास एक बहुत छोटा पोर्शन होता है जो फाइनेंशियल सर्विसेज का काम का होता है। बाकी ज्यादातर चार्ट अकाउंटेंट्स के पास जो काम होता है वो अपना रेगुलर कंप्लायंस का, ऑडिट का और स्टैट्यूटरी फंक्शन का काम होता है। सिमिलरली विद गोज विद द कंपनी सेक्रेटरीज आल्सो एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स आल्सो, कि हमारा जो मेन काम है वो हमारा कंप्लायंस रिलेटेड होता है या स्टैट्यूटरी फंक्शन का होता है, जिनको ऑडिट की जिम्मेदारी दी होती है, वो करना होता है, क्लाइंट ने हमसे कराना होता है, तो वो सब। बट कंसल्टिंग पार्ट जो होता है वो SME फर्म की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जब कोई नया फ्रेश बनाता है तो SME की सीरीज में लगता है। आई कैन नॉट कंपेयर अ फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 10 years पोस्ट 10 years एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड उसकी फर्म और उसके कनेक्शन के साथ। तो मेरा एक देखा है मैंने कि अब जो है वो स्पेसिफिक नॉलेज की ज्यादा डिमांड है, चाहे कोई भी एरिया हो। तो आप इनिशियली तो सारा काम कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस में हैं, बट आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक रोल आउट प्लान तैयार जरूर करें कि आपने करना क्या है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी भी हैं तो आपको अच्छा क्या लगता है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैं टू बी वेरी फ्रैंक, आज के ज़माने में जब बात करता हूँ तो जनरल कंपनी सेक्रेटरीज के कंपैरिजन में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनको फैमा की बहुत स्ट्रांग नॉलेज है, ठीक है जी, और दूसरे अलाइड लॉज की बहुत स्ट्रांग नॉलेज है और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे कुछ नॉन कंपनी सेक्रेटरीज हैं, तो आप वो समझ सकते हैं। फिर सेकंड, आपको लिटिगेशन में इंटरेस्ट है। अगर आपको लिटिगेशन में इंटरेस्ट है तो आप NCLT जाएं, उसके आगे अपनी LLB को एक्सटेंड करें और लिटिगेशन के एरिया में करियर बनाएं। बट आप इनिशियल ईयर्स करियर के पैसे के पीछे काम ना करें, मेरा ये पर्सनल सुझाव सबको है। क्योंकि पैसे के हम मैं मानता हूँ कि हमसे मतलब जो भी हम उत्तराखंड के बच्चे हैं या उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं, मैं फिर मानता हूँ कि बहुत से लोगों के पास यहाँ उतना पैसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो सस्टेन कर सकें। तो हमको अपनी अर्निंग को भी ध्यान में रखना है ताकि हम अपनी फैमिली को भी दे सके। हम आज प्रोफेशनल बने हैं तो फैमिली भी है, वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, और हमको अपने करियर पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखना है। तो मेरे साथ के कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि उस समय पैसे के लिए सिर्फ KPOs BPOs में चले गए कि वो अच्छे पैसे दे रहे थे, और दूसरी मार्केट में जो कंसल्टिंग कंपनीज थी या जो कोर एरिया में प्रैक्टिस करने वाली कंपनीज थी वो कम पैसे दे रही थी, तो वो वहाँ चले गए। पर बिलीव मी, आफ्टर 10 years ऑफ टाइम डिफरेंस, जो KPO BPO में गए हुए फ्रेंड्स हैं वो यही कहते हैं, यार कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। और जो अपनी डिग्री को वैल्यू करता है, अपनी जो उसने मेहनत करके पढ़ा है उसको वैल्यू करता है, तो वो देखता है कि उसका यूटिलाइजेशन, एक्सपेंशन तो छोड़िए आप, कि आपने जो पढ़ा एज अ स्टूडेंट उसको आप कितना एक्सपेंड कर पा रहे हैं और कितना एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ में ला पा रहे हैं, उसको तो छोड़िए। आपने जितना पढ़ा आप उसका भी इस्तेमाल उस कंपनी में नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक है, पैसा वो कंपनी आपको दे रही है, बट क्या होता है, आज भी मैं देखता हूँ कि जब 10 साल पुराने किसी चार्ट अकाउंटेंट का CV आता है, 6 साल 8 साल KPO में कर रहे हैं, आज फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जॉब चली गई ना, वो क्या करेंगे,
ना उनको पास ऑडिट का नॉलेज रहा, ना उनके पास टैक्स का नॉलेज रहा, ना उनके पास कंपनी लॉ का नॉलेज रहा। कहीं उन्होंने कोई अपनी एजुकेशन पे काम नहीं किया। एक एसओपी के अकॉर्डिंग 10 साल उन्होंने काम करने में काट दिए और आज के टाइम पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या क्या लाभ हुआ 10 साल पहले मेहनत करके एक एजुकेशन लेने का और उस एजुकेशन के साथ अपना लाइफ आगे बढ़ने का, अगर आपको प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन ही नहीं है अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल। मैं बताऊं कि मैं जॉब में था, तो जॉब में मैंने 15 दिन में मेरे को समझ आ गया कि जॉब इज नॉट फॉर मी। तो मैंने 15 दिन में वहाँ के जो जीएम फाइनेंस थे उनको अपना रेजिग्नेशन दिया और मैं अपना आ गया। एवरीबडी सेड यू आर अ फूल, कौन नौकरी छोड़ता है, इतनी बढ़िया नौकरी है, ये है वो है, रेजिडेंशियल क्वार्टर दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं। बट क्योंकि आपको क्या करना है ये आपके मन को पता है, तो वहाँ से आया और उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो सबसे पहले आपके मन को आपने पूछना है कि आपने करना क्या है। बिल्कुल। प्रैक्टिस में स्ट्रगल बहुत है, चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस करें, सीए की, सीएस की, आईसीडब्ल्यूए की, स्ट्रगल बहुत है। पर उस स्ट्रगल के फेज में मैं कहूँगा कि अपनी जो एजुकेशन है, अपनी जो डिग्री है, उसकी वैल्यू को कम ना होने दें, उसकी वैल्यू को एक्सपेंड करें, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करें, पढ़ते जाएं और कभी भी पैसे के लिए अपने प्रिंसिपल्स और डिग्री से समझौता ना करें कि भाई कोई इतने में काम कर रहा है तो मैं इतने में कर दूंगा। रिलेशनशिप इज अनदर थिंग जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि somebody कैन ड्रैग मी ओवर मनी बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल। मेरे पास एक सर्टेन नॉलेज सेट है, अगर आपको वो नॉलेज सेट चाहिए तो मैं बताऊंगा कि मैं वो नॉलेज सेट और एक्सपीरियंस को कितने में, अपने उस टाइम को, क्योंकि वी हैव ओनली द टाइम टू सेल, कि मैं अपने उस टाइम को कितने में सेल करूंगा। अदरवाइज तो उस नीचे का कोई बार है नहीं, आप नीचे कितना भी गिरते जाएं तीनों प्रोफेशन में। और मैंने नहीं देखा पिछले 10 सालों में कि किसी ने बहुत बड़ी फर्म बना ली हो प्राइस कट स्ट्रेटजी करके या इस तरह की चीप स्ट्रेटजी करके। जो भी 10 सालों में मैंने देखा ग्रो किया, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रो किया अपने नॉलेज के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रो किया अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रो किया अपने प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी के साथ सपोर्ट करके, नॉलेज शेयरिंग करके जो चला आगे, केवल वही आगे बढ़ा। तो बिल्कुल। यंग मेंबर्स के लिए यही है कि वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, खाली पैसे के पीछे इनिशियली ना भागें, मॉडरेट मनी के साथ अपने एजुकेशन को बढ़ाएं। क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो एनी एग्जाम वी हैव पास, तो हमने सिर्फ एकेडमिक पढ़ा होता है। उसके बाद सही मायने में प्रोफेशनल लेवल क्या होता है वो उसके बाद पता लगता है जब आप काम करते हैं। तो प्रोफेशनल बिल्कुल। लेवल पे जाएं ऊपर एकेडमिक से बढ़ के। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुझाव बहुत अच्छे दिए और आपने ये भी बहुत अच्छी बात बोली कि अपने प्रोफेशन में एक एज पे जाने के लिए नॉलेज का होना बहुत ही मैंडेटरी है और नॉलेज आपको बुक्स से ही मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। आप हाँ हाँ प्रॉब्लम का जी। सोल्यूशन फोन में ढूंढते हैं तो नहीं मिलेगा, जी गूगल पे ढूंढते हैं नहीं मिलेगा। जी। गूगल आपको एक इनिशियल थ्रेड बता सकता है कि ये सेक्शन में चले जाइए, बट नेवर रीड सेक्शन, एनी रूल और एनीथिंग ऑन गूगल। गूगल पे कभी मत पढ़ें उस चीज को, बिकॉज जीएसटी के अंदर आई हैव सीन advices go completely wrong only and only on the basis of a comma, because गूगल पे वो कॉमा नहीं था। बिल्कुल चार्टर्ड बिल्कुल। अकाउंटेंट हैज गिवन अ रिटर्न ओपिनियन। ओपिनियन तो ऐसा लगता है आजकल सब कैपेबल है देने के लिए, तो लोगों ने ओपिनियन दे दिया क्योंकि गूगल से कॉपी पेस्ट किया कंटेंट और वहां कॉमा नहीं था, कॉमा की वजह से ओपिनियन गलत दे दिया। तो आपको बुक रेफर करनी है और ऑथेंटिक डेटाबेस रेफर करने हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट आपका खर्चा नहीं है, आप नहीं। बहुत कुछ ज्यादा पाते हैं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर अंत में एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फोरम फॉर उत्तराखंडी प्रोफेशनल्स कितना अहम है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हम उत्तराखंडी प्रोफेशनल्स को एकजुट करने के लिए और आगे लाने के लिए। सर ये मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से प्रदीप रावत जी को और हमारे जो सारे मेंबर हैं उन सबको एक थैंक्स कहना चाहूँगा। कारण क्या है कि ऐसे फोरम की क्यों हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी और ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है। खाली ऐसा नहीं है कि एक फोरम है और हम सारे सी एस आई से डब्ल्यू मिले हैं और हम एक जी सेमिनार करते हैं
या वीकली नॉलेज शेयरिंग करते हैं या अपडेट शेयर करते हैं, ऐसा तो बहुत जगह चल रहा है। सब हर इंस्टीट्यूट का अपना एक सीपी सर्कल बने हुए हैं, वहाँ सेमिनार होते हैं। तो खाली सेमिनार और नॉलेज शेयरिंग नहीं है, ये फोरम उससे आगे बढ़ के है कि जितने भी हमारी उत्तराखंड की प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है, मैं इसको खाली इस तरीके से नहीं देखता कि हम एक ग्रुप है, मैं इसको देखता हूँ कि हम एक प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है। अल्टीमेटली हमारा मदरलैंड है उत्तराखंड, जहाँ से हम सारे हेल करते हैं। हम आज कहीं भी बैठे हो, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, हर कोई जानता है वहाँ सिर्फ रोजी रोटी के लिए बैठा हुआ है या उसका एक सेटअप है तो वो बैठा हुआ है। अदरवाइज हर किसी का उत्तराखंड से प्रेम है, एवरीबॉडी लव्स उत्तराखंड, हर कोई वहाँ जाता है। तो हमारा जो फोरम है हमको तो आपस में जोड़ता ही है, साथ में हम सबको एज अ ग्रुप उत्तराखंड के साथ भी जोड़ता है। बिल्कुल। तो अभी तक क्या है कि मैं हो सकता है अपने जिले में या अपने क्षेत्र में कुछ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, या किसी की कोई हेल्प करना चाहता हूँ, या कोई कोई प्रोफेशनल समस्या किसी की है तो मैं उसको मदद करना चाहता हूँ। बट दूसरी चीज़ों के लिए ना मेरे पास समय है, ना मेरे पास वो स्किल सेट है। बट जब हम एज अ ग्रुप जुड़े हैं तो हम बहुत सी बड़ी समस्याओं को भी ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा हमारा डिस्कशन इस ग्रुप में रहा है कि भाई हम कैसे उत्तराखंड के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, क्या मीन्स हैं जिसकी वजह से हम रिवर्स माइग्रेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन को आप कोरोना पीरियड से हटा के देखें, जो कोरोना पीरियड में वहाँ मजबूरी में गया है और वहाँ कुछ कर रहा है, आई डू नॉट सी दैट एज अ रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन इज सी somebody is building plan to settle there, टू टेक देयर ऑफिस देयर, कि भैया मैं अपना ऑफिस 4 से 5 साल में वहां ले जाऊंगा। वो रिवर्स माइग्रेशन है, ताकि ये है कि वो अपना तो प्रोफेशनल यहाँ भी था और वहां भी है, बट उसके ऑफिस में अगर 2 4 5 जितना भी स्टाफ काम करता है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां परमानेंटली शिफ्ट हो गई है, वो नॉलेज वहां परमानेंटली शिफ्ट हो गई है। तो एजुकेशन को लेके हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं करी हैं कि हम किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन, पिन पॉइंटेड रिक्वायर्ड एजुकेशन, जैसे उत्तराखंड में बहुत लार्ज एरिया में उत्तराखंड के पोस्ट जो 10th है वो ऑप्शन है ही नहीं कॉमर्स का। सीधा या तो आपको साइंस लेना पड़ता है या आर्ट्स लेना पड़ता है या बड़े शहर आना पड़ता है। कॉमर्स अगर आपने लेना हो कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी, बड़े शहर आना पड़ता है, बड़े जो दूसरे स्कूल हैं जो सीबीएसई एफिलेटेड बाहर के हैं। अदरवाइज उत्तराखंड बोर्ड के साथ जो बच्चे हैं या तो साइंस लेते हैं या वो आर्ट्स लेते हैं। तो अगर आप इस तरह के एजुकेशन सिस्टम के जो गैप्स हैं इनको अपने एफर्ट से और साथ में गवर्नमेंट को सजेस्ट करके कि आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को बहुत लंबे समय तक इग्नोर किए हुए हैं, क्योंकि एज अ ग्रुप आपके पास सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं जो चीज़ों को समझते हैं। तो आप हर किसी फोरम पे एज अ ग्रुप जाके मेहनत करके कुछ ना कुछ अपने मदरलैंड के लिए बेटर फैच कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है उन पहाड़ों में जाके, तो वो सेटिस्फेक्शन और बढ़ेगा जब हम देखेंगे कि उन पहाड़ों में समृद्धि आ रही है। वहाँ के बच्चे अब दिल्ली भागने की तरफ नहीं सोच रहे, नोएडा भागने की तरफ नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि कैसे उन उन पहाड़ों को जिंदा रखना है, उन गाँवों को जिंदा रखना है जो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं हमारे हाथों से। तो वहाँ पे ये ग्रुप जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका जो है निभाएगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है। और हम सारे मिलकर कुछ ना कुछ सर्टेनली अच्छा करेंगे इस ग्रुप के जरिए उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड में। जी जी बिल्कुल। सो विनीत सुंदरियाल जी, अपने विचार रखने के लिए, अपनी नॉलेज साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करते हैं कि हम आगे भी इसी तरह से विचारों और नॉलेज को साझा करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, धन्यवाद सभी दर्शकों को और सभी मेंबर्स को। धन्यवाद प्रदीप रावत जी को, धन्यवाद उपेती जी आपको, जो आपने थैंक मेरे यू। को ये मौका दिया कि मैं आई एम नथिंग बट हम अपने आपस में एक दूसरे के साथ बता सकें कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, और आगे कलेक्टिवली मिलके हम क्या कर सकते हैं। तो धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो मच सर।